हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। ऐसे मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डाल दिया था, अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने और जुर्माने के रूप में उन्हें कितनी राशि का प्रतिशत देना होगा, तो वो होगा 10। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एयरबस ए बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो एयरबस और बोइंग से मुकाबला करने के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। एयरबस और बोइंग से मुकाबला करने के लिए चीन ऐसा देश है जिसने C919 यात्री विमान बनाया है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है भारोत्तोलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कृतिराज सिंह है वो हमारे भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भारोत्तोलन। ठीक है, याद रखना। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में उपयुक्त में से कोई नहीं जो एक जिला है उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इन तीनों में से किसी ने भी स्थान प्राप्त नहीं किया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाएगा हमारा ऑप्शन ई। ठीक है, ये खतरनाक ऑप्शन होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किससे जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो न्यायालय है वो निम्नलिखित में से किससे जारी कर सकता है। ऑप्शन ए है अध्यादेश, ऑप्शन बी है रिट, ऑप्शन सी है डिक्री, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई उपयुक्त में से ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा बांध महानदी पर है। ऑप्शन ए है घुमरापदार बांध, ऑप्शन बी है दुधवा बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना है। ठीक है, महानदी जो उड़ीसा में है वह हीराकुंड बांध बना है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आत्मा क्वेश्चन कह रहा है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। जो अल अक्सा मस्जिद है वो किस शहर में है। ऑप्शन ए है रियाद, ऑप्शन बी है जेरूसलम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा पर मैं बोल रही हूँ तो अच्छे से सुन लेना। जो अल अक्सा मस्जिद है वो हमारी जेरूसलम में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन बी सही हो जाएगा जेरूसलम। ठीक है, जो अल अक्सा मस्जिद है वो जेरूसलम में स्थित है।
हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो इन देश से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक देश जो है वो नाटो के सदस्य हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कथन एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है ब्रिक, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी करंट अफेयर में भी G20 काफ़ी फेमस था और इसका ये भी बताया गया था कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इसी की थीम रखी गई है और मैंने अपनी पोस्ट भी डाली थी तो उसमें भी मैंने G20 की पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, G20। ये करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था तो ऐसे तो आना ही था। तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो है वो G20 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। ऑप्शन बी इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। ऑप्शन सी क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कौटिल्य हैं वो हमारे तक्षशिला में जो थे वो राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तक्षशिला। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बिहार में 1781 में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। ऑप्शन बी है ये किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। ऑप्शन सी है ये जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 1781 जो बिहार में विद्रोह हुआ था इसमें दोनों, तो ये 2 ऑप्शन इसमें से सही है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर हमारा आगे क्वेश्चन कह रहा है 13वां कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जारी इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत ने जो हमारा ब्रिटेन देश नहीं है उसके साथ मिलकर नेट जारी इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नवोद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए है 1326, ऑप्शन बी है 1272, ऑप्शन सी है 888, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की नवोद्घाटित संसद में जो सांसदों के लिए कुल सीटें हैं वो ऑप्शन बी से हो जाएगा 1272। कितनी सीटें हैं, 1272 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन ए डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है ग्रीन प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है कुशल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए K सिवन, ऑप्शन बी सुमित छत्री, ऑप्शन डी अमित छत्री, ऑप्शन
ऑप्शन सी अमित छत्री, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में जो अमित छत्री ने नियुक्त किया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमित छत्री। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी वही उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत 33 होना चाहिए। कितना? 33 होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए पोडू, ऑप्शन बी है दहिया, ऑप्शन सी है बेवर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेवर और पोडू दोनों हैं, तो एक में उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका स्थानीय नाम हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। ऑप्शन ए कसावा, ऑप्शन बी मलोका, ऑप्शन सी मैनीवॉक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को हमने क्या नाम दिया है? मलोका, ठीक है, मलोका नाम दिया है जिसकी छत की तिरछी ढाल होती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, ऑप्शन सी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, ठीक है। जो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। ऑप्शन ए दिल्ली रीज मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी दिल्ली रीज अरावली पर्वत श्रेणी और सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी दिल्ली रीज मालवा का पठार और बुंदेलखंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के मुख्य जल विभाजक की, तो वो हमारा हो जाएगा दिल्ली रीज अरावली पर्वत श्रेणी सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। ऑप्शन ए है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन सी है एशिया माइनर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल, तो वो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है, आगे हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जीटी तिवाठा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन ए कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है मेघालय का पठार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें जीटी तिवाठा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र, तो वो हमारे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 24
24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। ऑप्शन ए है अमन, ओस और शाली। ऑप्शन बी है अमन, शाली और अगहनी। ऑप्शन सी है अमन, अगहनी और ओस। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाए जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर का। आगे 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ऑप्शन सी है गंगा और उसकी सहायक नदियों के अववाहित क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के अववाहित क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो कौन सा शीत कटिबंध में आता है। ऑप्शन ये है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। ऑप्शन बी है दोनों गोलार्धों में 23.5 और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र। ऑप्शन सी है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि शीत कटिबंध में आता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले 27 क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है नेपाल हिमालय। ऑप्शन बी है असम हिमालय। ऑप्शन सी है कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का जो भाग होता है उसको हम जानते हैं कुमाऊं हिमालय के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इन चारों में पांचों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। ऑप्शन बी कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बिहार क्रांति किसान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा 1929 यानी 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह यानी कि आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। बहुत अजीब था, लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण कौन सा हुआ था। ऑप्शन ए है बहावी आंदोलन। ऑप्शन बी है पागलपंथी विद्रोह। ऑप्शन सी है फारजी आंदोलन। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। आगे हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ऑप्शन ए है मेरिट षड्यंत्र मामला।
ऑप्शन बी है कानपुर षड्यंत्र मामला, ऑप्शन सी है नासिक षड्यंत्र मामला, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो वो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र मामला। कौन सा मामला था? मेरठ षड्यंत्र मामला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है रियासतों के संघ का निर्माण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही पूना पैक्ट का उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन ये हुआ था पटना में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पटना में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था। आगे हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। तो हमारी जो बायोग्राफी है ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, इनके लेखक हैं ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है काली किंकर दत्त, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काली किंकर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक है काली किंकर दत्त। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था तो पट्टाभी सीतारामैया भी उनके विरुद्ध खड़े हुए थे, जिन्हें हमारे महात्मा गांधी जी ने खड़ा करवाया था, लेकिन वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। ठीक है, के कारण इन्होंने अब बाद में चल के इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये सब कुछ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उनका 1956 में देहांत हो गया, ऑप्शन बी है उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ऑप्शन सी है उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक समाचार पत्र था न्यू इंडिया, इससे संबंधित थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो न्यू इंडिया से संबंधित थे। आगे बढ़ते हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किससे स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी है अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। आगे हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के
39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। ऑप्शन ए है अब्दुल बारी, ऑप्शन बी है महादीप देसाई, ऑप्शन सी है नरहरि पारिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ नरहरि पारिक थे। कौन थे? नरहरि पारिक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन ए है 25 अगस्त, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 अगस्त, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हमारी तिथि थी 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के रूप में जिसे जानते हैं, उस दौरान लिनलिथगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ को गोली चलाने का क्या दिया था? आदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ऑप्शन बी है नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन सी है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। ऑप्शन ए है साक्षरता एवं शिक्षा विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना। ठीक है, आगे हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए 2005, 2004, ऑप्शन सी है 2002, 2003, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय जो होता है वो 2004 में निर्मित हुआ था। कब हुआ था? 2004 में निर्मित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। आगे हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कौन नहीं। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं जीन जैक्स रूसो। कौन है? जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसने भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया था। ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी टिहरी बांध आंदोलन, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित आंदोलनों में से किसने भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आरंभ किया था। तो हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हमारा
आगे हमारा 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। ऑप्शन ए है अपने प्राणों को स्वैच्छिक अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ऑप्शन सी देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशंस ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशंस ऑफ इंडिया लिखी है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने लिखी है पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशंस ऑफ इंडिया। आगे हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए है 1801, हमारा ऑप्शन बी है 1798, ऑप्शन सी है हमारा 1707, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था 1801 में, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1801 को उसके बाद हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा सर्व शिक्षा अभियान था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन 1948, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें श्रीलंका की तो वो स्वतंत्र हुआ था 1948 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नपूर्णा योजना जो राशन कार्ड है वो किसके लिए है। ऑप्शन हमारा ए है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, ऑप्शन बी है गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार, ऑप्शन सी है वृद्ध या गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, ऑप्शन डी एक से अधिक और ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड है उसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार। ठीक है, वो अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड से संबंधित हैं, उनके लिए ये कार्ड है। आगे हमारा कह रहा है 53 नंबर का सूची कि सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाने हैं। तो हमारे आंदोलनों के नाम दिए गए हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो वो कहाँ हुआ था। तो वो हमारे हुआ था जो नील के पौधे उनके लगाने वाला आंदोलन चंपारण में हुआ था। ठीक है, यानी ए का 2 हो जाएगा। फिर हमारा जो खेतिहर सत्याग्रह था वो कहाँ हुआ था। तो वो हमारा हुआ था कहाँ हुआ था, खेतिहर सत्याग्रह खेरा में हुआ था। ठीक है, खासे खेती और खासे खेरा। फिर कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में हुआ था कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, यानी कि सी का हमारे बन हो जाएगा। फिर असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन वो चोरा चोरी में हुआ था, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 2 बी का 3 किसमें दिया गया है, ए का 2 बी का 3, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको मैच करोगे तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि माने कि भारत में लोगों को प्रेस की स्वतंत्रता क्यों प्राप्त है। इसका हमारा ऑप्शन ए है ये विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार में निहित है, ऑप्शन बी है भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, ऑप्शन सी है ये संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन बी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है वो लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि सूची 1 को हमें सूची 2 में मिलाना है। ठीक है, इसमें कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और नाम दिए गए हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, तो वो हमारी कहाँ है, वो हमारी है झारखंड में। तो पहले का पहला ही सही है। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। सौर और वायु
ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी तो वो राजस्थान में है, और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी तो वो लद्दाख में है। तो ये ऑलरेडी मैचिंग है आपका, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो वो किस में दिया गया है, तो वो दिया गया है ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर तथा असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन यू नामक औषधि पौधा पाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे 57 क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लवणोभिद, ऑप्शन बी मरुदिद, ऑप्शन सी जलोदिद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो श्वसन मूल है तो वो हमारे किस में पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे 58 नंबर का हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन ए इसमें है ओजोन, ऑप्शन बी है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है पैन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है उसका 10% नियम किसने दिया था। ऑप्शन ए है एल्टन ने, ऑप्शन बी है हमारा कौन सा जो 10% ऊर्जा है वो हकल ने दिया था, ऑप्शन सी लिंडमैन ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव 10% लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लिंडमैन के द्वारा 10% की ऊर्जा का नियम दिया गया था। आगे हमारे 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा केरल में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वैसा ही आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। आगे हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो हमारे भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी है गन्ने का खेत, ऑप्शन सी है गेहूं का खेत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो मीथेन का मुख्य स्रोत है वो धान का खेत हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धान का खेत भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। आगे हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम है। ऑप्शन ए है मध्यमंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल में वायुमंडल की परत का तापमान सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। यानी कि जो क्रमिक पोषी स्तर होते हैं उसमें विषाक्त जो पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जैव संचय, ऑप्शन बी जैवावर्धन, ऑप्शन सी है कुपोषण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैवावर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैवावर्धन कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या फिर करती है। तो क्या हमारा करता है या फिर करती है अग्रगामी प्रजाति के रूप में। ऑप्शन ए जड़ी बूटी, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या फिर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो होती है वो कार्य करती है या फिर करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है।
ठीक है। तो ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है आर्द्रभूमि, ऑप्शन सी है शुष्क भूमि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रामसर सम्मेलन है वो जुड़ा हुआ हमारे किससे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि से रामसर सम्मेलन जुड़ा हुआ है और 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। ठीक है, ईरान में होता है, ये भी याद रखना। और अब टोटल भारत में 75 रामसर साइट हो चुके हैं। तो भारत में 75 है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। उसके बाद हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इटाई रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। तो जो इटाई रोग होता है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम के द्वारा इटाई रोग जो होता है वो होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हमारा है 66 का। 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सब स्थानीय यानी कि इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी वनस्पति उद्यान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जो सब स्थानीय इंस्टीट्यूट संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वनस्पति उद्यान। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा वनस्पति उद्यान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए है किलमैन्स, ऑप्शन बी है लिंडमैन, ऑप्शन सी है ओडम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का जो ऊर्जा प्रवाह मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ओडम। ओडम के द्वारा दिया गया था परिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा मॉडल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो SO2 प्रदूषण किसके द्वारा सूचित होता है, तो ऑप्शन ए है लाइकेन द्वारा, ऑप्शन बी है मैंग्रोव द्वारा, ऑप्शन सी है ऑर्किड द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होता है वो सूचित होता है लाइकेन द्वारा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा लाइकेन द्वारा। उसके बाद हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली पंछी अभयारण्य स्थित है। सलीम अली पंछी अभयारण्य कहाँ है, तो ये ऑप्शन ए है जम्मू पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सलीम अली पंछी अभयारण्य ना तो मध्य प्रदेश में है, ना ही राजस्थान में है, ना पश्चिम बंगाल में है, ना उत्तर प्रदेश में है, ये हमारे है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN इसका मुख्यालय कहाँ है, तो IUCN का मुख्यालय ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो IUCN है तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें से, क्योंकि IUCN का जो मुख्यालय है वो हमारे स्थित है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं जरा। हमारा 72 नंबर का कह रहा है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा होती है वो 10% प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% प्रवाहित होती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारी जो श्रृंखला है ये दी गई है 3, 8, 13, 21, 31, 43। तो इसमें से हमारी गलत संख्या ऑप्शन ए से हो जाएगी 8। ठीक है, इसमें से अगर हम करेंगे इसको सॉल्व तो 8 आ जाएगा।
जाएगी। आगे हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी जो ये तालिका की गई है इसमें से हमें गलत संख्या बतानी है। तो हमारी इन सभी संख्या में से जो गलत संख्या होगी जिस तालिका में हमारी बताई गई है तो वो हमारी इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो हम गलत बताना है ना, तो हमारे वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। ठीक है, इस तालिका में 100 गलत संख्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो ये समीकरण हमने दिया गया है तो इसमें हमसे पूछा है सॉल्व करने के लिए। और जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे कि माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी बराबर जो हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो इनमें से कौन सा सत्य है। तो इस चारों में से ऑप्शन दिए गए हैं 5। ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ए बी और सी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ए बी और सी त्रिभुज की भुजा है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इसको जो सॉल्व करेंगे सबको तो इसमें हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मदन के भाई के अंकल कर्ण के पिता के भाई हैं। मदन और कर्ण से क्या संबंध हो सकता है। ऑप्शन ए है मदन कर्ण का पुत्र है। ऑप्शन बी है मदन कर्ण का भाई है। ऑप्शन सी है मदन कर्ण का अंकल है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे पूरे को बहुत अच्छे से कि मदन के भाई के अंकल कर्ण के पिता के अंकल के भाई हैं, तो मदन और कर्ण से क्या संबंध है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, मदन कर्ण का भाई है। ठीक है, उसके बाद हम 77 नंबर कह रहा है कि निम्न की श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो जो वाई टी यू है इसके बाद लुप्त अक्षर बताना है। तो ऑप्शन ए के एफ, ऑप्शन बी है जे डी, ऑप्शन सी है जे ई और ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वाई टी ओ और इसके बाद हमारा सही आंसर आएगा जे डी। ठीक है, ओ के बाद हम जे भरेंगे, फिर हम जे के बाद डी भरेंगे, तो जे डी हमारा सही आंसर से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 78 नंबर का क्वेश्चन कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। ऑप्शन 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन डी 13, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और इसमें अगर हम संख्या बताएंगे ऑप्शन सी सही हो जाए 13। ठीक है, इसमें 13 जो है वो त्रिकोण है। इसको सॉल्व करके हमारा 13 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको 13 त्रिकोण इसमें मिलेंगे। फिर हमारा 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलती हुई शुरू करती है। तो फिर वह किस दिशा में चल रही है। तो किस दिशा में चल रही है। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर और ऑप्शन डी हमारा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सही से तो वो किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिम। तो इस समय वो पश्चिम दिशा में चल रही है। ठीक है, चल किस दिशा में, ये पश्चिम। आगे हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी गलत संख्या कौन सी है इसमें से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और गलत संख्या बताएंगे तो वो 872 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 872। फिर हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड एंड उसके बाद हमारी संख्या दी गई 637, इसका अर्थ है वी आर बैड। 358 का अर्थ है गुड एंड बैड और उसी कूट में निम्नलिखित में से इसमें से जो कौन सा अंक है वो हमारे एंड को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 8। ठीक है, जो हमारा 8 है वो हमारे एंड को दर्शाता है। इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें XYZ अक्षरों और X 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। जब तूफान आता है तो Y अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो X 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो Z भी अवरुद्ध हो जाती है और एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और वो तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कि किस सड़क का हम उपयोग करेंगे। तो वो हमारा सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, ऑप्शन जो हमारी 3 वाली सड़क है हम उसका उपयोग करेंगे। फिर हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट में हम दिल्ली को CCIDD लिखते हैं और मुंबई को हम क्या लिखेंगे। तो मुंबई को हमारा ऑप्शन जो इसमें से है 5 ऑप्शन में से ऑप्शन ए से हो जाएगा AMJXBS होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्याएं
जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो हम कितनी बना सकते हैं? 4 अंक की संख्याएं। तो इनमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्द हाइट को ऐसे हम लिखते हैं, उसमें हम लूज को ऐसे लिखते हैं, तो हम मोबाइल को, ये क्या कोड है? यानी कि हमें इसमें जो है ये संख्या जो हमारी दी गई है, इसमें हमें मोबाइल के लिए आपको एक कोड बताना है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि मोबाइल का कोड ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा मोबाइल का कोड। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें तार्किक बताना है। तो से प्राध्यापक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, इसको हमें कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? तो हमारा इसमें होगा ऑप्शन वाला कौन सा हो जाएगा इसमें से? अगर हम कूट में बताएं तो हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा कौन सा वाला? तुम्हारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 213। क्या हो जाएगा? 213, यानी कि प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक। ठीक है, सबसे पहले प्राध्यापक आएगा, फिर सह प्राध्यापक आएगा, फिर सहायक प्राध्यापक आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? आगे हमारा अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 87 नंबर का एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 और दूसरे बच्चों को पहले बच्चों का 1/4 और तीसरे बच्चों को पहले बच्चों का 3/4 मिलता है। तो छोटे बच्चों को कितना अंश मिला? जिसमें छोटे बच्चों को कितना अंश मिला? तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर ई सही हो जाएगा। आगे हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात है। तो अगर हम दोनों को इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से तो इसमें भी हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन हमसे 89 कह रहा है कि सुरेश और शशि एक काम को 13 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने परिश्रम किया और काम पूरा किया और 5,600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो हमारा कितना, उन्होंने कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन बी से हो जाएगा 3,400 और 2,200 में पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वजन बी के वजन का 25%, सी के वजन का 40% है, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा 160। ठीक है, 160 हो जाएगा। फिर हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तावे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है और तावे के पिघलाया जाता है और गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार और पृष्ठ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हमें इसको सॉल्व करके इसकी त्रिज्या बतानी है। तो अगर हम इसकी त्रिज्या आपको बताएंगे इसको सॉल्व करने के बाद, तो हमारी वो क्या होगी? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन जो हमारा है कौन सा हो जाएगा? ई। ठीक है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से सही कोई नहीं है। आगे हमारा कह रहा है 92 नंबर का क्वेश्चन कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 n सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर के वृत्त की त्रिज्या है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमारा 93 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 6,600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः कितनी है? तो दोनों ट्रेनों की फाइनली इसने हमसे गति पूछी है, तो कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी, 50 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सरलीकरण समीकरण पूछ रहा है और इसका समीकरण आएगा हमारे x का मान कितना होगा? 1/3 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा 1/3। आगे हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 5% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है। इसी दर से 1200 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमसे ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3,000
972 होगा। ठीक है, आगे हमसे 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.2% छात्राएं हैं, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। तो हमें असफल छात्रों की संख्या बतानी है। ठीक है, इसमें असफल छात्रों की संख्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा 380। ठीक है, 380 सही हो जाएगा। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा कह रहा है 97 नंबर का क्वेश्चन कि -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसमें से कौन सी दो संभव परिमेय संख्या होंगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, -2/6 और 2/6 हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 98 कह रहा है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है, तो हमें इनसे क्वेश्चन में पिता की उम्र बतानी है। तो हमारे पिता की उम्र ऑप्शन बी से हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ क्या है। तो नीलू का लाभ बताना है। तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे इसे बहुत ही अच्छे से, तो हम नीलू के लाभ की बात करेंगे तो 20% होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 20%। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या तो दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी और हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ेंगे। तो पहला सही हो जाएगा 75 पढ़ेंगे। ठीक है, 75 विद्यार्थी पढ़ेंगे दोनों। 101 क्वेश्चन का मान बताना है और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान होगा 1। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा 1। फिर हमारा 102 का रहा है यदि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें एन का मान बताना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा एन का मान कितना होगा, हमारे एन का मान होगा सॉल्व करने के बाद इन चारों सभी ऑप्शन में से ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद 103 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सरलीकृत करना है। तो इस क्वेश्चन को भी अगर मैथ का है सरलीकरण करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसे सरल करने के बाद इसका आंसर हमारे होगा ऑप्शन नंबर सी 1/5। ठीक है, 1/6 सॉरी 1/6 होगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, इसमें अनुपात बताना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना अनुपात आएगा, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन बी होगा 8:6, 10:9 होगा। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, यानी कि इसमें विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताना है। ऑप्शन इसमें से ए है हमारा नियासिन, ऑप्शन बी है कोबालामीन, ऑप्शन सी है थायमीन, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। तो हमारे विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा है तो इसमें कोबालामीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो उसमें से ऑप्शन ए है खाने वाला सोडा, ऑप्शन बी है हल्दी, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से हमें अम्ल और क्षार का बनाना है तो ऑप्शन बी से हो जाएगा हल्दी। ठीक है, हल्दी है अम्ल क्षार का संकेतक। उसके बाद 107वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो और उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमें क्या मिलाना उसमें चाहिए। ऑप्शन ए केलामाइन का घोल, ऑप्शन बी बिना बुझा चूना, ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी ईटी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए, तो उसमें हमें मिलाना चाहिए और क्या मिलाना चाहिए इसमें, अगर मृदा का सुधार हो तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमारा 108 नंबर का हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा -459.54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह फ़ारेनहाइट पैमाने पर शून्य का मान है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 109 नंबर का कि
प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्रकाश की तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो प्रकाश की तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 110वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक रूप से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो ऑप्शन ए है 10 और 14 के बीच, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है हमारा 7 से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जो पीएच मान होता है उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से कम, ठीक है। हमारा जो मान होता है पीएच मान वो 7 से कम हो जाता है। आगे 111वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 गीगाबाइट यानी जीबी कितने बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1024 जीबी, ऑप्शन बी है 1024 एमबी, ऑप्शन सी है 1024 केबी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी जो होता है बराबर होता है 1024 एमबी के, ठीक है। 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी 1024 एमबी के बराबर होता है, मेगाबाइट के बराबर होता है। उसके बाद हमारा 112वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें से हमारे ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं और ये हमारी उदासीनीकरण की क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 113वें नंबर का ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है वसा अम्ल यानी कि वसा अम्ल का, ऑप्शन बी है ग्लूकोज का यानी कि ग्लूकोज का, और ऑप्शन सी हमसे कह रहा है अमीनो अम्ल यानी अमीनो अम्ल का, ऑप्शन डी है पित्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है पित्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है वो प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है, ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा। फिर 114वां कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है? ऑप्शन ई सही हो जाएगा शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, कि ऑप्शन ई सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीयूष ग्रंथि का इनमें से क्या कार्य होता है? तो अगर हम इसको सही से देखें तो ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे हमारा 115वां हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है पोन्स मेडुला सेरिबेलम, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी खोपड़ी सेरेब्रम, ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी खोपड़ी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 115वां का क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन ए पोन्स मेडुला सेरिबेलम। ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बैंगनी, ठीक है। बैंगनी अधिकतम विचलित होता है। फिर हमारा 118वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित होता है? तो ऑप्शन ए खुली जगह में खड़े हो जाएं जाकर, ऑप्शन बी होता है कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लें, ऑप्शन सी है कि खुली छतरी लेकर चलना, ऑप्शन डी एक में से अधिक होगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेघ गर्जन के समय क्या सुरक्षित रहता है? तो ऑप्शन ई से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 119वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घटती है, ऑप्शन ई डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा स्थिर रहती है। 120वां और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए पूरी आँख,
ऑप्शन बी है करनिया, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा करनिया। ठीक है, करनिया दान की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर जो हमने सॉल्व किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट अकेडमी के नाम से, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं और साथ में शॉर्ट्स भी कराते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको क्विजेस भी डालते हैं अपने इसी चैनल पे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्विजेस में भाग लिया कीजिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती हैं और शॉर्ट्स होती है वो भी कराते हैं, तो वो भी देखा कीजिए, जो आपके सभी एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब में। इसके अतिरिक्त हम पेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप यूपी से हैं और पेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।